हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो हमारा एक टॉपिक रह गया है उसको हम करेंगे अभी। और वो टॉपिक क्या रह गया है? और वो रह गया है कि आप शेयर कैसे सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के तीसरे स्टेप को, जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इसका थर्ड पार्ट सीखेंगे। इससे पहले की 4-5 वीडियो में हमने पहले 2 पार्ट किए। प्रमोशन में प्रमोटर को समझा, प्रमोशन की प्रोसेस को समझा, और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के बाद साथ बाकी जो चीज़ें थी वो समझी। आज हम समझेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल से संबंधित है। तो चलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल के टॉपिक को समझने की तरफ। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंपनी यहीं से फंड इकट्ठा करती है। जो फंड उसको अपनी फर्म को या अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो फंड कैसे सब्सक्राइब्ड होता है वो हम यहाँ सीखेंगे। तो एक पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो फंड रेज ही नहीं कर सकती पब्लिक से, तो एक पब्लिक कंपनी जो है वो रेज कर सकती है जो रिक्वायर्ड फंड है पब्लिक से। बाय कैसे कर सकती है? इशू ऑफ सिक्योरिटी के। सिक्योरिटीज़ में क्या आते हैं? शेयर और डिबेंचर जैसी चीज़ें। ठीक है, तो इनके थ्रू पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है। सिर्फ कौन सी कंपनी? पब्लिक। फॉर डूइंग द सेम इट हैज़ टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक कंपनी को ये पैसा इकट्ठा करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी करना नेसेसरी होता है, विच इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो एक इन्विटेशन देती है पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं, और जो वेरियस फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना होता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो वो स्टेप क्या हैं जिसके थ्रू पब्लिक से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो सेबी का अप्रूवल लेना होता है। अब सेबी कौन है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये कभी भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इसी साल नहीं, नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि सेबी का पार्ट अगले साल भी है। तो सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी है या अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उसका मेन फंक्शन होता है कि वो सेफ गार्ड करे जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहे हैं अपना किसमें, लोगों के शेयर खरीदने में, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, उनके हित की रक्षा की जा सके। तो प्रायर अप्रूवल हर एक कंपनी को लेना पड़ता है जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं, सेबी का। ठीक है, जब भी वो कभी रेस करेंगे फंड उसके लिए पब्लिक से। ठीक है, तो सेबी अप्रूवल सबसे पहले चाहिए होता है। फिर प्रोस्पेक्टस जमा कराना होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड में डबल एल आएगा, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये समझते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाद में समझेंगे। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज, वो शेयर भी हैं, डिवेंचर भी हैं, ऑफ द कंपनी, और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। तो ये एक पब्लिक को इन्विटेशन होता है कि आप हमारे शेयर या डिवेंचर खरीदिए और हमारे पास पैसा अपना जमा कराएं। तो इसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस जारी कर दें उसके बाद आपको कुछ अपॉइंटमेंट करनी होती हैं। वो बैंकर होती हैं, ब्रोकर होते हैं, और अंडर राइटर होते हैं। ठीक है, तो बैंकर तो कंपलसरी है, ये दोनों चाहें तो आप कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। नॉर्मली आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बैंकर कौन है? बैंकर वो है, बैंकर का मतलब बैंक। तो सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट अपना ओपन कराना पड़ता है। इसका मतलब आपको एक बैंकर अपॉइंट करना होता है, जो भी पैसा आपने पब्लिक से मांगा है वो वहाँ पर जमा हो सके। तो जो भी पैसा आप पब्लिक से रिसीव करोगे उसके लिए आपको बैंक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन कराना पड़ता है। दूसरा है ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो व्यक्ति है जो
आपके शेयर को बेचने में आपकी मदद करता है। किस तरीके से? वो क्या करता है, आपके जो शेयर का प्रोस्पेक्टस है उसका फॉर्म, उस प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म होगा अप्लाई करने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और पब्लिक को एनकरेज करता है कि आपके कंपनी के शेयर वो खरीदें, और इसके अगेंस्ट वो आपसे कमीशन लेता है। ठीक है, तो आप उसको इसके बदले में क्या देते हैं? कंपनी इसके बदले में उसको क्या देती है? कमीशन। ठीक है, अब आता है अंडरराइटर। अंडरराइटर भी लगभग यही काम करता है, पर दोनों में डिफरेंस बस आप समझ लेना कि अंडरराइटर क्या करता है, वो अंडरटेक करता है, वो एक अंडरटेकिंग देता है, वो एक शपथ जारी देता है कंपनी को कि वो बाय करेगा शेयर आपके, अगर वो शेयर किसी पब्लिक ने नहीं खरीदे तो। क्या करता है, वो एक अंडरटेकिंग देता है कि अगर पब्लिक आपके शेयर नहीं खरीदती तो वो शेयर मैं खरीदूंगा, और उसके लिए मतलब इस प्रोसेस काम वो भी वही कमीशन वाला ही करता है। तो वो शेयर अगर पब्लिक खरीदती है तो भी, और अगर वो खुद खरीदता है तो भी, उसको कंपनी क्या पे करती है? कमीशन पे करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ उसके ऊपर बाउंडेशन है। उसने कहा है कि आपके 5,000 शेयर मैं बिकवाऊंगा। ठीक है, अगर इस 5,000 में से पब्लिक सिर्फ 4,500 खरीदती है, ये तो खरीदे हैं पब्लिक ने, तो बाकी जो रिमेनिंग है 500 वो इस अंडरराइटर को खुद खरीदने पड़ेंगे। तो इसको कहा जाता है अंडरराइटर, जहां पर वो गारंटी दे देता है। यहाँ वो गारंटी नहीं है, यहाँ उसने वादा 5,000 का किया पर कोई उसने अंडरटेकिंग नहीं दे रखी, तो अगर 4,500 बेच पाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसकी कमीशन उतनी ही मिलेगी। तो यहाँ कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर बाउंडेशन होती है। तो ये अपॉइंट करने पड़ते हैं कंपनी को। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो शायद मैं पहले आपके सामने ये वर्ड आया था, तो आज अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, मतलब कि बिना रिसोर्सेज के बिजनेस शुरू ना करे कोई भी कंपनी। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द कंपनी मस्ट रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, और ऐसी एक कंडीशन लगा दी कि कंपनी को अगर शेयर इशू करने हैं तो कम से कम उसको इतना पैसा मिले जब भी वो शेयर इशू कर पाएगी, उसी को कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आज देखें तो ये जो लिमिट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, ये 90% सेट की गई है। मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 1,00,000 शेयर, ये कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए, इस ऑफर को ही हम इशूड कहते हैं। बट अगर पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब करती है, पब्लिक अप्लाई करती है। मैं आपको सब्सक्राइब वर्ड यूज़ नहीं करता अभी, मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक ने अप्लाई किया। तो पब्लिक ने अगर अप्लाई कर दिया 89,999 शेयर्स के लिए, तो क्या होगा? देखिए 90% अगर मैं 1,00,000 का निकालता हूं, क्योंकि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रेट है वो 90% है, तो अगर मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखूं, MS लिख रहा हूं इसको, तो ये तो 90,000 है। और अभी पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 89,999 के लिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती तो शेयर आप इशू ही नहीं कर पाओगे। आपको इन लोगों को भी पैसा वापस करना पड़ेगा। कम से कम 90,000 शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी ही करेगी, तो ही आप शेयर दे पाओगे, नहीं तो आप शेयर नहीं दे पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या फंडा है। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। आपको इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट कराना होता है, तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में, जहां आप परमिशन लेना चाहते हैं कि आप अपने शेयर खरीद और डिबेंचर यहाँ पर या अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ खरीद या बेच सकते हैं। तो किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपने शेयर लिस्ट कराने होते हैं। इस प्रोसेस को हम लिस्टिंग कहते हैं। अगर आपको वो परमिशन नहीं मिलती
10 वीक के अंदर अंदर जिस दिन आपकी सब्सक्रिप्शन क्लोज हुई है, ठीक है, अगर उसकी डेट है मान लिया 15 नवंबर, तो 15 नवंबर से 10 वीक के अंदर अंदर अगर आपको परमिशन नहीं दी तो आपको सारा पैसा जो भी आपने रिसीव किया होगा वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी वॉइड, क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं मिली शेयर को इशू करने की, और आपको जो भी पैसा मिला है वो सारा का सारा वापस करना पड़ेगा। और जिस दिन वो 10 वीक पूरे हो जाते हैं उस दिन के 8 दिन के अंदर अंदर आपको वो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना कंपलसरी है, परमिशन आपको मिलनी ही चाहिए। फिर जब अगर परमिशन आपको मिल गई और आपने अपने शेयर लिस्ट करा दिए तो फिर क्या करोगे, आप उनको शेयरों को अलॉट कर दोगे। टिल द टाइम शेयर आर अलॉटेड, जब तक शेयर अलॉट ना हो जाए, मतलब कि आप उनका आवंटन ना कर दें। एप्लीकेशन मनी, जो पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिला है, रिसीव्ड, शुड रिमेन इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, आपको उसको अलग ही बैंक अकाउंट में रखना है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी, कंपनी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसको आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर जब आप जारी कर देंगे सक्सेसफुल अलॉटी को, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है जिसको साइन करेंगे आपके डायरेक्टर, आपके सेक्रेटरी, उसको आपको जमा कराना पड़ेगा कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, अलॉटमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को सबमिट करना पड़ेगा अलॉटमेंट करने के बाद। तो ये कहलाती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं और कई जगह केस हैं हमारे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के भी। प्राइवेट कंपनी को क्योंकि पब्लिक को ऑफर नहीं करने होते अपने शेयर, तो वो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती अपने मेंबर को शेयर देने के लिए। तो वो क्या जारी करती हैं उसके बदले में, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये कहा जाता है क्रय विवरण पत्र का स्थानापन्न, उसकी जगह यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस को भी अच्छे ढंग से समझना है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी ऐसी है जो फंड रेज करना चाह रही है, अपने पैसा, अपने जो शेयर हैं वो किसको देकर, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, और कोई एक ऐसा प्राइवेट अरेंजमेंट किया उसने जहां उसको पब्लिक को ऑफर करने की जरूरत नहीं, उसके शेयर अपने आप बिक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्राइवेट कंपनी करती है अपने मेंबर को शेयर देकर, तो उस केस में उसको प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पब्लिक से इनविटेशन चाहिए ही नहीं, उसे पब्लिक से पैसा ही नहीं चाहिए, उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव और जो भी प्राइवेट अरेंजमेंट उसने की उसके थ्रू क्या हो रहा है, वो पैसा इकट्ठा कर पा रही है। तो ऐसे केस में आप प्रोस्पेक्टस जारी ना भी करें तो चल जाएगा, तो आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि आपको रजिस्ट्रार के पास तो जमा कराना ही है, क्या जमा कराओगे फिर आप, ऐसे केस में आप स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल करोगे किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, एटलीस्ट 3 days बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट, कम से कम 3 दिन पहले अलॉटमेंट शेयर की करने से, शेयर अलॉट करने से 3 दिन पहले आपको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ेगी, ऐसे केस में जब आप पब्लिक को इनवाइट या इन्वॉल्व नहीं कर रहे। इसी को हम कहते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है 1 पर्सन कंपनी, OPC। ये शायद मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पर आज फिर आपके सामने रख देता हूँ। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, OPC या 1 पर्सन कंपनी इज द ए कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। वैसे कंपनी बनाने के लिए चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एटलीस्ट 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। बल्कि कि पब्लिक में तो कहें तो 7 चाहिए होते हैं, पर 1 पर्सन कंपनी में अकेला व्यक्ति भी बना सकता है। नॉर्मली अकेला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है, ठीक है। दैट 1 पर्सन विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो ही क्या होगा, उस कंपनी का शेयर होल्डर होगा। इट अवेल ऑल द बेनिफिट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसके में बेनिफिट मिलते हैं इसको, पब्लिक लिमिटेड के नहीं मिलेंगे, किसके मिलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के।
सच एज सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट, क्योंकि लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है, ठीक है। और प्रीपीचुअल, ये गलत लिखा हुआ है, प्रीपीचुअल है, आर यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो प्रीपीचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है। तो उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। तो क्या होती हैं इसकी विशेषताएं, क्या हैं, आप कैसे उसको फीचर करोगे, ओपीसी को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं। तो देखो, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन अप्लाई फॉर 1% कंपनी, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, वो एक 1% कंपनी बना सकता है। उसको एक अपना नॉमिनी देना पड़ेगा, क्योंकि 1% कंपनी है, प्रीपीचुअल सक्सेशन उसको प्राप्त है, तो एक नॉमिनी की कंपल्सन उसके ऊपर लगाई हुई है कि आपको अपना एक नॉमिनी भी देना पड़ेगा। तो जब आप देख रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें देखा था कि जब 1% कंपनी के लिए वो व्यक्ति शेयर होल्डर साइन कर रहा था तो नीचे वो नॉमिनी की डिटेल भी दे रहा था। नो पर्सन सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी और बिकेम ए नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, वो एक से ज़्यादा कंपनी नहीं खोल सकता ऐसी, और नॉमिनी भी वो एक से ज़्यादा में नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी माइनर जो होता है, मतलब कि 18 ईयर से नीचे, वो मेंबर नहीं बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता किसी भी ओपीसी में, ठीक है, और ना ही उसके पास शेयर रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर क्या हो सकता है, वो शेयर अपने पास रख सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, पर वो मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकता। तो नॉर्मली उसके पास शेयर भी नहीं होंगे, क्योंकि 1% कंपनी में वो अकेला ही होता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। उस कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं कर सकते कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बैंक के अलावा वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मतलब कि शेयर वगैरह नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 1% कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू ए काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव बीन एक्सपायर्ड। 2 साल पूरे होने से पहले वो अपने आप भी चाहे तो कन्वर्ट नहीं हो सकती एक नॉर्मल कंपनी में, जिस दिन से उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है 1% कंपनी का। एक्सेप्ट, कुछ केस एक्सेप्ट में आते हैं। क्या हुआ कि आपकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट थी, मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल जो थी, वो इंक्रीज कर जाए 50 लाख से ऊपर। एक केस अगर 50 लाख से ऊपर जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो कहाँ कन्वर्ट करनी पड़ेगी, नॉर्मल कंपनी में। दूसरा, अगर आपकी एवरेज एनुअल टर्नओवर सेल, पूरे साल की सेल किसी भी एक पीरियड में अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाएगी तो भी ऑटोमेटिकली 1% कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी कंपनी में, ठीक है। तो ये 2 केसेस हैं जहां पर वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी बाय लॉ। बाकी आप 2 साल बीतने से पहले अपनी इच्छा से भी उस कंपनी को 1% कंपनी से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये था 1% कंपनी से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए थी। आज इस वीडियो के साथ हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जितना भी मैटर था वो पूरा होता है। अब हम चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे और चैप्टर 3 को देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर बनेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।